हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अभी आपको पेंशन पाने के लिए पेंशन पहले आपको जब आपका रिटायरमेंट होगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल फॉर एमडीएम वहाँ से आपको एक एनओसी लाना पड़ेगा। जो एनओसी एमडीएम में जितना आपने फंड्स रिसीव किए थे और जो उसको यूसी डिपॉजिट जितना खर्च किए थे वो सारे यूसी अगर आप नहीं देते हैं तो आप एनओसी नहीं मिलेगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगा। जब तक आपका एमडीएम एनओसी आप नहीं मिलता है आपको, तो यू कैन नॉट गेट योर पेंशन आफ्टर योर रिटायरमेंट। ये सबसे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है एवरी टीचर के लिए, क्योंकि ये जो एमडीएम पहले किसी स्टेट में हुआ होगा, दे डिपॉजिट करते हैं, कुछ स्टेट में नहीं है। ये उड़ीसा स्टेट का एक लेटर है और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पूरी का है। इस लेटर में देखिए जो मैसेज गया है, और ये क्या है ना 2011-12 से जितना साल आपने जॉब किया होगा, सर्विस किया होगा एज हेडमास्टर और आज इंचार्ज हेडमास्टर टू कंडक्ट द एमडी ऑफ दैट स्कूल, तो आपको उसका एनओसी हर साल का देना पड़ेगा, सॉरी यूसी देना पड़ेगा। और यूसी देने के बाद ही, डिपॉजिट करने के बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एमडीएम यूनिट से एक एनओसी मिलेगा, सेपरेट एनओसी मिलेगा। तभी जाके आपको पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं यू कैन गेट इट इजीली, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आप वैसे ही परेशानी में फंसते रहेंगे। माय फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टीचर स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचर्स रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड वाले जितने भी है सभी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। यहाँ प्ले लिस्ट है इंग्लिश, उड़िया और हिंदी में, आप जिसमें चाहते हैं उसमें देखिए। हर तरह की वीडियो जो भी एमडीएम रिलेटेड हो, सर्विस रिलेटेड हो, पेंशन रिलेटेड हो, व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर गेटिंग यू विल गेट द वीडियो रेस्पेक्टिव वीडियोस। अगर आपको नहीं मिला है, यहाँ वीडियो नहीं है, तो आपको कोई समस्या है तो आप लिखिए मैसेज बॉक्स पे, हम उसी आंसर के साथ वीडियो इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चिट्ठी पहले पढ़ते हैं, चिट्ठी में क्या है, ताकि आप समझ जाएंगे बाकी ये कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको क्या करना चाहिए। तो पहले देखिए क्या लेटर लिखा है। टू ऑल द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितना ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है सभी को चिट्ठी गया है। टू द ऑल द हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल, जितना हाई स्कूल से उनको भी गया है। टू ऑल द हेडमास्टर वेलफेयर स्कूल, वेलफेयर स्कूल कौन सा है, जैसे कस्तूरबा गांधी हो और जो कोई स्कूल आश्रम स्कूल है कुछ गवर्नमेंट का चलता है उसका भी है। और ऑल ओएबी, उड़ीसा आदर्श विद्यालय, दिस इज वेरी न्यू स्कूल, न्यू कॉन्सेप्ट इन एवरी ब्लॉक ऑफ उड़ीसा, जो बहुत अच्छा स्कूल अभी चल रहा है, उनको भी लिखा गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, इश्यू ऑफ एनओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। एनओसी कैसे इश्यू मिल करेगा आप देखिए पहले। मैडम सर, as you know that as per the previous practice, the officers, headmasters, teachers in charge of Samagara Shiksha activities are producing NOC in respect of SS to avail retirement benefits। पहले क्या होता है, आप जब हेडमास्टर रहते हैं, जो जितने स्कूल में, मान लीजिए आप 35 साल जब किया, 30 साल जब किया, 30 साल में 3 स्कूल आपने बदला है, 3 स्कूल में आप जो एक्सपेंडिचर किए, जितना आपको फंड्स मिला है और उसमें जितना खर्च आपने किए उसका यूसी आप सब डिपॉजिट करते थे। वो सभी यूसी लेकर अब आखिर में रिटायरमेंट पहले आप जाते थे डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस को जाते थे, वहां से आपको एनओसी देता था। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो टीसी देते थे, जो टेक्निकल कंसल्टेंट देते हैं, और अगर दूसरा कुछ काम किया तो वहां से आपको एनओसी मिलता था। एनओसी मिलने के बाद आपको क्या मिलता था ना, पेंशन का कागज मिलता था। तो अभी उसी संदर्भ में ये उन्होंने लिख रहे हैं, आप ये काम करते थे। देन लिखा है, बट इट हैज कम टू माई नोटिस दैट सम ऑफ देम आर अवेलिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स विदाउट कंप्लाइंग द एमडीएम फंड्स, फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेट्स रिलेटेड विद द स्कीम, रिजल्टिंग हैरासमेंट इन द पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। तो डीओ ने देखा जे नहीं, आप तो उसके लिए एनओसी लेते थे, लेकिन एमडीएम में जब एनओसी आप नहीं लेते तो क्या होता है, जब आप रिटायर कर जाते हैं तो हमको परेशानी उठाना पड़ता है। तो एनओसी का ये पैसा क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसमें मेल नहीं खाता है। तो इसलिए देयरफॉर द हेडमास्टर्स, टीचर्स हु आर इन चार्ज ऑफ एमडीएम शुड बी एडवाइज्ड टू ऑब्टेन सेपरेट एनओसी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मिड डे मील पूरी प्रायर टू द रिटायरमेंट फॉर अवेलिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब तक आप सारे यूसी कितना आपने पैसा लिया था, हमने कितना आपको दिया था एमडीएम के लिए, और आप उसको कितना खर्च किए, कितना यहाँ से राइस गया था, फूड ग्रेन्स गया था, आप कितना खर्च किए, कितना बैलेंस है,
ये डिटेल्स आप नहीं देंगे, उसका यूज नहीं देंगे, तो आपको और पेंशन की कागज नहीं मिलेगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ये एनओसी फॉर्मेट इन रेस्पेक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इज एनक्लोज्ड हियर विथ नेसेसरी फॉलो ऑफ एक्शन एट योर एंड। तो यहाँ भी उन्होंने लिख रखा है, एक फॉर्मेट दे रखे हैं, फॉर्मेट के हिसाब से आपको एनओसी देना पड़ेगा, सॉरी यूसी देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपको एनओसी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्या है, कैसा है वो फॉर्मेट। आप देखिए ये फॉर्मेट ऐसे ही है, ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जेरॉक्स कर सकते हैं और आप उसको भर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। आप बिल्कुल अच्छी तरह वीडियो समझिए, ध्यान से समझिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, क्योंकि हर टीचर को एक दिन हेडमास्टर होना ही होना है और एमडीएम भी संभालना है और आखिर में रिटायरमेंट होना है, और रिटायरमेंट जब होंगे तो आपको ये एनओसी जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। तो देखिए स्टेटस ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड सबमिशन ऑफ यूसी फ्रॉम 2011-12 टू टिल रिटायरमेंट में जो बात कर रहा था, 2011-12 एकेडमिक ईयर से शुरू करके आप जितने साल नौकरी किए होंगे, सपोज एक टीचर को 2030 में रिटायर करना है तो उनको 11-12 से 2030 तक यानी टोटल 20 साल का यूसी और 20 साल का डिटेल्स, कितना उन्होंने फंड्स रिसीव किया था, कितना उसमें से खर्च किए, सारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके उनको एनओसी मिलेगी और पेंशन मिलेगा। तो अब देखिए अभी क्या क्या लिखना है उसमें। पहले नेम ऑफ द स्कूल, आप स्कूल नाम लिखिए, नेम ऑफ द क्लस्टर का नाम लिखिए, नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द एचएम इंचार्ज, नेम ऑफ द सीआरसी, पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैसे दे रखे, ऊपर हेडिंग लिखे स्टेटस ऑफ रिसीव्ड ऑफ फंड्स एंड फूड ग्रेन्स, नेम ऑफ द ग्रांट्स, कितना आपने फंड्स रिसीव किया है और कितना फूड ग्रेन्स, राइस हो या व्हीट हो, आप कितना रिसीव किया है। पहले देखिए, पहले कॉलम में क्या देखिए ईयर, तो ईयर जितना ईयर 2011, 12, 13, 14, 15 व्हाटएवर जितने साल आपने रहे, मान लो 19 साल सर्विस किए, 19 साल हेडमास्टर है तो 19 रो में आपको लिखना पड़ेगा, 19 साल तक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कुकिंग कॉस्ट प्राइमरी सेक्शन में उसी साल मान लीजिए 11-12, उसमें कितना प्राइमरी सेक्शन में कुकिंग कॉस्ट रिसीव किए, अपर प्राइमरी स्कूल सेक्शन में कितना रिसीव किए, टोटल कितना किए हैं। तो अगर सिर्फ प्राइमरी स्कूल लिखना, अगर अपर प्राइमरी स्कूल सिर्फ अपर प्राइमरी दोनों है, प्राइमरी अपर प्राइमरी लिखना, टोटल कर देना उसको लिखना। उसी साल आपने मल्टी कैप कुछ की रिसीव किए हैं क्या, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट किसी साल दे देता है जो मल्टी कैप फैसिलिटी बच्चों का हाथ देने के लिए। तो अगर आपको स्कूल को मिला है, कितना मिला है और आपका उसका यूसी दे रखे नहीं रखे, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। उसके बाद किचन गार्डन के लिए अगर उस साल कितना आया है कुछ अमाउंट, तो आपको भरना पड़ेगा। एलपीजी कनेक्शन के लिए अगर आया है तो आपको लिखना पड़ेगा। किचन डिवाइस जैसे बर्तन वगैरह होता है वो लाए क्या आपने, तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेशनरीज और हैंड वॉश सोप वगैरह कुछ किया, रिसीव किया, उसके लिए मनी, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। मेटल स्टोरेज बिन, जो चावल आता है या गेहूं आता है उसको रखने के लिए कभी कभी सरकार क्या करता है, कुछ फंड्स देता है, तो आप नया बिन खरीदो उसके अंदर रखो ताकि वो खराब ना हो, उसको भी अमाउंट लिखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ नहीं मिला उस साल तो जो नहीं मिला उस घर को छोड़ देंगे खाली। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ राइस, जो चावल कितना मिला है, प्राइमरी सेक्शन लिए कितना, अपर प्राइमरी लिए टोटल कितना मिला है, और एम्प्टी गनी बैग जिस बैग में आता है चावल उसको भी कितना है आपको लिखना पड़ेगा। रिमार्क्स अगर कुछ है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए जितना रो है, अभी आपको जितना साल आपने नौकरी किया है 11 वर्ष से शुरू करके, तो मैं बता रहा था 30 में तो 20 साल का लिखना है, 35 है तो 25 साल का लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिटेल्स। तो आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इतने साल में अभी आपका रिटायरमेंट होना है, आपने 11-12 साल हो गए, आप अभी अगले साल आपको रिटायरमेंट करनी है। तो आप जब रिटायरमेंट लोगे तो आपके पास डिटेल्स होगा ही नहीं। तो आप मान लीजिए 2 स्कूल के बीच बदल चुके हैं या आपका ट्रांसफर हो चुका है, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू कलेक्ट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन दैट ओल्ड स्कूल्स। पुराना स्कूल जाओ फिर सारे कलेक्शन करो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जब आपका रिटायरमेंट आ ही गया है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जिनको भी रिटायरमेंट होनी है और 10-15 साल बाकी है, 20 साल बाकी है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा समझदारी होगी। तो हर साल आप अगर इंचार्ज है, हेडमास्टर है, तो जो आप खर्च करते हैं एमडीए में उसका यूसी या उसका जो डिटेल्स है एक पर्सनल कॉपी अपने पास रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। जब वो दूसरे स्कूल जाएंगे तो उसको आप घर में एक अपना पर्सनल फाइल, सर्विस फाइल करके रख लीजिए। तो जब जाएंगे आप रिटायरमेंट आपका आएगा समय, उसी साल उसको लेके
ऑफिस में डिपॉजिट कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यू विल गेट योर एनओसी इजीली एंड यू कैन गेट ऑल्सो योर पेंशन स्मूथली। तो ये मेरा सुझाव है। बाकी अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल में होगा, जिस स्कूल में आप काम किए होंगे वहाँ जाएंगे तो वहाँ यू हैव टू गेट जेरॉक्स ऑफ ऑल द यूसेज एंड ऑल द फंड्स व्हाट यू हैड गॉट रिसीव्ड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी समरस्या अभियान। तो यहाँ भी फ्रेंड्स यहाँ टोटल करना है, कितना कितना टोटल सभी का लिखना है, कितना टोटल आपने रिसीव किया है। ठीक है, ये गया आपने कितना रिसीव किया था फंड्स और ग्रेन्स कितना रिसीव किया था। तो उसके बाद स्टाटस ऑफ फंड एंड प्रोविडेंस यूटिलाइज्ड एंड यूसी सबमिटेड, उसके नीचे फिर उतना अगर यहाँ आपने 20 कॉलम दिया, रो क्या है, यहाँ भी 20 साल का लिखना पड़ेगा और हर साल का इसके साथ रिस्पेक्टिव, यहाँ 11-12 तो यहाँ भी 11-12 में जितना रिसीव किया था, यहाँ कितना खर्च किया था, यहाँ कितना रिसीव किया था, यहाँ कितना खर्च किया था, तो ये आपको मेंशन करना। अगर आपका कुछ बचता है तो आपको बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ गए। तो यहाँ हर रो में आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं, कोई अगर दिक्कत हुआ, कुछ भी हो, कोई मिसअप हुआ तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितना रो आप रिसीव में लिखे होंगे, जितना रो आपको यूसी सबमिट करने में भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी टोटल देना पड़ेगा। ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मेट है आपको जिस साल आप रिटायर करेंगे तो आपको जाके डीपीसी में देना पड़ेगा। वो डीपीसी से देने से पहले इसमें कौन कौन सिग्नेचर करेंगे, को वेरीफाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू सी पहले सिग्नेचर एप्लीकेंट, मान लीजिए हेडमास्टर है, हेडमास्टर अप्लाई खुद कर रहा है क्योंकि वो जितने काम किया है, तो हेडमास्टर यहाँ सिग्नेचर करेंगे और वेरीफाइड फाउंड करेक्ट प्रेजेंट एचएम, जो उस वक्त प्रेजेंट एचएम होंगे वो सिग्नेचर सील करेंगे क्योंकि रिटायरमेंट आपको होना है। और वेरीफाइड फाउंड करेक्ट बाय डाटा इंटरप्रेटर, डाटा इंटरप्रेटर इसमें सिग्नेचर करेगा क्योंकि वो बैठा होगा बीओ या डीओ में, तो उसके पास सारा डिटेल्स होगा, कितना आपको फंड गया है, वो आप जो लिखे सही लिखे हैं, गलत लिखा है। उसका वेरीफाइड फाउंड करेक्ट बाय एबीओ, एडिशनल ब्लॉक ऑफिसर से भी वो भी वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ देखेंगे कितना बाकी ये जो लिखा है सही है या गलत है। उसके बाद ब्लॉक ऑफिसर में सिग्नेचर करेंगे, सील देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी को लेकर आपको डीपीसी जाना है और डीपीसी में सबमिट आप जब करेंगे तो आपको एनओसी मिल जाएगा और एनओसी मिलने के बाद आपको पेंशन भी मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आप अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम आपको वैसे ही नया इन्फॉर्मेशन के साथ नया वीडियो डालेंगे। लेकिन ये समझिए, आपको अगर सर्विस करना है भविष्य के लिए और 10-12 साल, 15 साल, 20 साल है, तो इसको आप ज़रूर रखिए अपने पास, एक पर्सनल फाइल कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।